प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास का चौथा लेसन आपके चल रहा था, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था व उनके प्रभाव, जिसमें 3 बंदोबस्त बताए थे। भूमि के बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त पिछले जो अपना लेसन था उसमें कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड जो बंदोबस्त है आपके वो है रेतवाड़ी बंदोबस्त। इसके बारे में पहले मैंने बता दिया था। रेत किसे कहा जाता है? रेत कहा जाता है किसान को। तो सीधा सा सिंपल है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ समझौता किया था? जमींदारों के साथ। रेतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ समझौता किया इसके तहत? किसानों के साथ। जहां स्थायी बंदोबस्त में जमींदार लगान वसूल करके कंपनी को जमा कराते थे, वहीं यहां पर क्या हुआ? यहां किसानों से समझौता कर लिया, भाई किसान आप खुद ही लगान जमा कराओगे। तो देखिए वही टॉपिक लागू करता कौन था? थॉमस मुनरो व कर्नल रीड। थॉमस मुनरो ने पहले इसे लागू करके देखा था 1792 ईस्वी में, फिर कर्नल रीड ने लागू किया इसे 1820 ईस्वी में। प्रैक्टिकल करके देखा था थॉमस मुनरो ने 1 साल 1792 ईस्वी में, फिर उसके पश्चात कर्नल रीड ने 1820 ईस्वी में इसे लागू किया था। यह हो गया पहला लागू करता। दूसरा क्षेत्र मद्रास, बंबई आदि क्षेत्र में। कितने प्रतिशत? 51% क्षेत्रफल पर। तो देखिए रेतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ समझौता किया लगान वसूलने का? किसानों से डायरेक्ट, भाई जमींदार की जरूरत नहीं है, आप खुद हमें लगान जमा कराओगे। लागू करता कौन थे? थॉमस मुनरो। कब लागू किया था? प्रारंभ में 1792 ईस्वी में। वह उसके पश्चात कर्नल रीड ने इसका विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात 1820 ईस्वी में से लागू कर दिया। क्षेत्र कौन सा था जहां पर लागू किया? मद्रास, बंबई और विशेषतर बारामहल जिले में। ये विशेष है तमिलनाडु का बारामहल जिला। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर? 51% क्षेत्रफल पर। स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर था? 19%। क्षेत्र कौन सा था? बंगाल बिहार पे था स्थायी बंदोबस्त। लागू करने वाला कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस, जो कि गवर्नर जनरल था। यहां पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस समय गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स। तो ये सिंपल से पॉइंट में आपको विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है। इसी के आधार पर आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं छोड़िए, अपन डायरेक्ट ही इसके गुण व दोषों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके गुण में आप पहला पॉइंट आपके आता है
किसानों को भू स्वामी मान लिया गया। स्थायी बंदोबस्त में किसे भूस्वामी माना गया था? जमीन का मालिक, जमींदारों को। यहां पर किसे मान लिया गया? समझौता किसानों के साथ है, तो किसानों को भूस्वामी यानी जमीन का मालिक मान लिया गया। दूसरा, इसमें कंपनी को आर्थिक लाभ कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि राजस्व था, जो कर था, वो स्थायी था, न तो कमी कर सकती थी कंपनी, न वृद्धि कर सकती थी। लेकिन इसमें मौके के अनुसार वृद्धि की जा सकती थी। तो देखिए इससे क्या हुआ, कंपनी को आर्थिक लाभ था और इस समय राजस्व की दर थी 1/2% यानी 50%। तीसरा पॉइंट है बंजर भूमि का उपयोगी होना। यानी कहा जाता है कि जब किसानों को भूस्वामी मान लिया गया, किसान जमीन के मालिक हो गए, तो अब लाभ प्राप्त करने की लालसा तो प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। तो किसानों ने भी क्या सोचा? किसानों ने सोचा कि यार अगर ज़्यादा से ज़्यादा भूमि उनके पास हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आय उनको प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जहाँ जहाँ पर बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि को उन्होंने उपयोगी बनाना प्रारंभ कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उत्पादन कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। किसानों ने अपने फायदे की सोची। तो इससे क्या परिणाम हुआ कि जहाँ बंजर भूमि थी वो बंजर भूमि भी उर्वर भूमि में परिवर्तन होने लगी। चौथा, किसान व सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध। स्थायी बंदोबस्त में आप लोगों ने अध्ययन किया कि जमींदार को पाबंद किया गया था कि लगान वसूलना है किसानों से, फिर जमींदार कंपनी पदाधिकारियों को जमा कराता था और बदले में 10% वो अपने पास रखता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ? समझौता हुआ किसानों के साथ। तो अब क्या हुआ? किसान खुद लगान कंपनी पदाधिकारियों को जमा कराते थे। तो इससे क्या हुआ? अब किसान व सरकार के मध्य कोई नहीं रहा। तो क्या हुआ? किसान व सरकार के मध्य जो संबंध थे वो प्रत्यक्ष स्थापित हुए। इससे क्या हुआ? इससे सरकार के प्रति किसान का विश्वास बढ़ गया। जो किसानों ने सोचा यार कि डायरेक्ट सरकार के साथ अपने संबंध स्थापित हो रहे हैं, यानी सरकार हमारा ध्यान रखने वाली है, हमारा फायदा ही सोचती है। पांचवा पॉइंट आता है बिचौलिए का अंत। यानी डायरेक्ट संबंध था किसान व कंपनी पदाधिकारियों के मध्य, कोई बीच में नहीं था। जैसा स्थायी बंदोबस्त में जमींदार थे, तो क्या हुआ? बिचौलिए, जो कि पहले कौन थे स्थायी बंदोबस्त में? जमींदार। बिचौलियों का अंत हो गए, यानी डायरेक्ट किसान और कंपनी पदाधिकारी के मध्य संबंध था। इनके अलावा अब देखिए ये हो गए गुण, और इसके अलावा अब अगर इनके दोषों का वर्णन करते हैं, क्योंकि गुण है तो दोष निश्चित होना है, लाभ है तो निश्चित रूप से हानि भी उठानी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो हानि होती है। तो ये हो गए गुण। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपने दोष। तो दोष में पहला पॉइंट आता है आपके किसानों का
शोषण। कोई सी भी अंग्रेजों की कृषि नीतियां हो, हमेशा नुकसान कृषि के क्षेत्र में एक ही वर्ग उठाता रहा है और वो है किसान। तो देखिए, किसानों का शोषण इस बंदोबस्त में भी हुआ, क्योंकि अकाल पड़ रहा है, लगान जमा कराने के लिए पैसा नहीं है, तो भी लगान जमा कराना ही अनिवार्य था। तो सीधा सा सिंपल है, किसानों का शोषण हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार में वृद्धि। कहा जाता है कि कंपनी के जो पदाधिकारी जो किसानों से लगान वसूलते थे, वो क्या करते थे, लगान तो पूरा वसूलते थे, लेकिन कंपनी के पास पूरा लगान जमा नहीं कराते थे, बीच में ही वो अपना मुनाफा कमाने लगे। तो क्या हुआ, भ्रष्टाचार होने लगा। मान लो 100 रुपये किसान से लगान वसूला है, अब वो 100 के बजाय क्या करने लगे, मान लो कई बार 110 रुपये लगान वसूलते थे, जमा करा रहे हैं 100 रुपये, यानी 10 रुपये का हानि उठानी पड़ी कंपनी को। इसके अलावा 100 रुपये वसूल रहे हैं, लेकिन जमा कितना करा रहे हैं, 90 रुपये, फिर 10 रुपये की हानि, और वहाँ बहाना कर देते भी किसान जमा ही नहीं करवा रहा है या किसान के उत्पादन ही नहीं हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगी। वृद्धि किसके द्वारा, कंपनी के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा। तीसरा, कंपनी को आर्थिक नुकसान। कंपनी को आर्थिक नुकसान, अब लाभ हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि नुकसान इसलिए हो रहा था, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, यानी जितना किसानों से लगान वसूला जा रहा था वो कंपनी के पास जमा नहीं हो पा रहा था। कारण क्यों, भ्रष्टाचार होने लगा था, जिससे क्या हुआ, कंपनी को आर्थिक नुकसान होने लगा। चौथा पॉइंट है प्रशासन पर अतिरिक्त भार। कहा जाता है कि अब किसानों से जो लगान वसूलना है, तो लगान वसूलने के लिए कंपनी ने कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए। अब क्या हुआ कि कई ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य कार्य भी करते थे, लेकिन अब उन्हें लगान वसूलने का कार्य भी सौंप दिया गया। तो क्या हुआ, अब अतिरिक्त कार्य का भार तो उस पदाधिकारी पर पड़ा ही। तो इससे क्या हुआ, कहा जा सकता है कि प्रशासन पर अतिरिक्त भार पड़ गया। किस चीज़ का, लगान वसूलने का। पहले एक व्यक्ति एक कार्य करता था तो अपने मन से करता था, तल्लीनता से करता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब अतिरिक्त भार पड़ गया, तो वो क्या हुआ, काम अनमने ढंग से करने लगा। तो सीधा सा है, अभी प्रशासन पर अतिरिक्त भार पड़ गया। किस चीज़ का, लगान वसूलना। क्योंकि पहले क्या था, स्थायी बंदोबस्त में लगान वसूलने से मुक्ति मिल गई थी। पांचवा पॉइंट आता है आपके राजस्व की दर अधिक होना। राजस्व की दर का अधिक होना। देखिए, बताया जाता है कि पहले 66% लगान था जो किसानों से वसूला जाता था। फिर जब किसान जमा कराने में असमर्थ हो गए तो थोड़ा कम किया गया, 50% किया गया, लेकिन फिर भी क्या है, इतिहासकार कहते हैं कि लगान की दर ज़्यादा थी। तो किसान चुका पाने में असमर्थ होते थे, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती थी, अत्यधिक बरसात का होना या बरसात नहीं होना, वजह जो भी है। तो कहा जाता है कि जब किसान दर अधिक होने के कारण किसान लगान चुका पाने में असमर्थ थे, तो उनके पास एकमात्र विकल्प बचता था, वे लगान तो जमा कराना ही है, सेठ साहूकारों से उधार या ब्याज पर रकम लेते थे। और कंडीशन ये हो जाती थी कि उनका पूरा जीवन ही उस ब्याज की रकम को चुकाने में समाप्त हो जाता। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि किसानों, जो कि अन्नदाता के नाम से मशहूर है, उन किसानों के पास खुद के परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न भी नहीं बचता था।
राजस्व चुकाने के पश्चात। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में अपन ने ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था चैप्टर 2 में रेतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वापिस, रेतवाड़ी बंदोबस्त में समझौता किसके साथ किया गया? किसानों के साथ। में किसान खुद लगान वसूल कर कंपनी पदाधिकारियों को जमा कराएगा। जबकि स्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता था? जमींदारों के साथ। लागूकर्ता कौन है? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। जबकि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, जो कि खुद गवर्नर जनरल था। इसमें रेतवाड़ी बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 51% क्षेत्र पर। स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्र पर था? 19% क्षेत्र पर। किस क्षेत्र में? बंगाल बिहार में था स्थायी बंदोबस्त। तो ये मद्रास, बम्बई आदि जो प्रेसिडेंसियाँ थी वहाँ पर लागू की गई। तो देखिए, इनके अलावा इस बंदोबस्त के गुण, किसानों को जमीन का मालिक मान लिया गया, पहला गुण। कंपनी को आर्थिक लाभ हुआ, राजस्व प्राप्त होने के कारण जो बंजर भूमि थी किसान अपने लाभ के लिए उसे उपयोगी बनाने लगे। किसान व सरकार के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए, यानी कोई बीच में नहीं था। तो इससे क्या हुआ? किसान का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा। बिचौलियों का अंत, मध्यस्थता यानी दलाल कोई नहीं था, डायरेक्ट किसान और सरकार, तो बिचौलियों का अंत हुआ। दोष क्या थे? किसानों का शोषण हुआ, लगान तो जमा करवाना है, आप जमा करवाइए। भ्रष्टाचार में वृद्धि, तो भ्रष्टाचार में वृद्धि यानी लगान जो वसूलते थे वो जमा नहीं करा पाते थे। भ्रष्टाचार में वृद्धि से तात्पर्य जो लगान वसूला जाता था वो पूरा लगान जमा नहीं कराते थे कंपनी पदाधिकारी कंपनी के पास। कंपनी को आर्थिक नुकसान, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार होने लगा। प्रशासन पर अतिरिक्त भार, एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा है जब तो ठीक है, अब उसी व्यक्ति को एक और जिम्मेदारी दे दी, भाई आप लगान भी वसूलिए, तो प्रशासन पर तो अतिरिक्त भार पड़ना ही है। राजस्व की दर का अधिक होना, पहले 66% थी, फिर 50% की गई। इससे क्या हुआ? किसान की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई, कंगाली की स्थिति उत्पन्न हो गई। और एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं अपन, कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक होना। अब क्या हुआ? छठा पॉइंट इसमें जो नया जोड़ा है उसमें देखिए, कृषि क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अत्यधिक होना। सरकार अब कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे, क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य था कंपनी का कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, चाहे भारतीयों का कितना ही शोषण क्यों न हो, भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपटी क्यों न हो जाए, उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था, खुद का आर्थिक लाभ, कंपनी का आर्थिक लाभ। तो अब वो क्या करने लगे? कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे और अपने हिसाब से किसानों से कृषि उत्पादन करने लगे। तो इस प्रकार आज के इस लेसन में रेतवाड़ी बंदोबस्त क्या है, इसके गुण क्या है, दोष क्या है के बारे में अध्ययन किया। अब इसका एक टॉपिक और बच रहा है, महलवाड़ी बंदोबस्त, जिसके बारे में कल या नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।